तो गाइस जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, एल्डर युआन किंग के बारे में सबको बताते हैं कि वो दोनों ही ग्रेट एकेडमी का अबॉन्डेड डिसाइपल है। अब आगे इधर ये सब बात खत्म हो जाती है और सभी फिलहाल उस एंशिएंट टेक्स्ट को कंप्लेंट करने में फिर से लग जाते हैं। इसी बीच किंगी काफ़ी अटेंशन ग्रैब करती है क्योंकि उसकी जो लूनर फ्लेम होती है मानो ब्लैक होल के जैसे उन सारे एंशिएंट टेक्स्ट को निगलते जा रही थी और इजली किंगी भी उसे कंप्लेंट कर पा रही होती है। उसकी स्पीड को देख अब अकेडमी के कुछ और भी एल्डर उस पर ध्यान देने लगते हैं और कई तो यहाँ पे आकर उसे ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। इसी बीच यूनचैन कुछ नहीं बोलती, पर सीओ जानता था कि उसे भी काफ़ी बेनिफिट मिला है, बल्कि उसकी और किंगी के बीच कोई भी सीक्रेट छिप नहीं सकती थी क्योंकि वो यार यूनचैन की तो सेकेंड बॉडी थी। और जो भी किंगी कंप्लेंट कर रही थी, ऑब्वियस सी बात था कि यूनचैन भी उसे ईजिली कंप्लेंट कर सकती है। और अभी तो दोनों के बीच काफ़ी डिस्टेंस भी नहीं था, तो दोनों एक दूसरे को और बेटर फील कर सकते थे। फिलहाल इस बीच किंगी की टेंशन काफ़ी बढ़ जाती है। एक तो यार वो काफ़ी सुंदर थी और दूसरा जब एल्डर ये बात कंफर्म कर देते हैं कि वो ग्रीन फ्लेम एक्चुअली में फ्लेम सीड है जो कि इमॉर्टल किंगवे के द्वारा छोड़ी गई है और किंगवे को उनका इनहेरिटेंस मिल गया होगा। इस बात से यार बहुत से लोग काफ़ी सरप्राइज और स्पीचलेस थे और इसी वजह से इन दोनों बहुत से एकेडमी के टैलेंटेड डिसाइपल सारे किंगी से अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते थे, ज़्यादातर तो लड़के, क्योंकि यार किंगी तो वो वैसे ही काफ़ी खूबसूरत थी, उसकी बॉडी को देख से वैसे ही पागल हो रखे थे और वो सब उसे किसी भी तरह अपने फैमिली में रिक्रूट करना चाहते थे क्योंकि उस जैसे हॉट चार्मिंग वूमन के साथ ही साथ उन्हें मॉडल किंग के द्वारा छोड़ा हुआ वो फ्लेम सीडी मिल सकता था। वही नहीं, इवन प्रिंसेस याओये, वांगजी, लूतुन, इन सब के फैमिली वाले भी किंग को किसी भी तरह अपना साइड करने को चाहते थे। वहीं इधर एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि एंशिएंट फैमिली के एल्डर होते हैं और वो अपने फैमिली मेम्बर्स यानी उसके जो डिसाइपल होते हैं उनको समझा रहे थे कि किसी भी तरह तुम सब किंगी को हमारे साइड रिक्रूट कर लो, क्योंकि वो फिर बताते हैं कि एक रूमर ऐसा है कि एंशिएंट इरा में जो इमॉर्टल किंगवे थी वो काफ़ी ज़्यादा हेवनली टैलेंटेड जीनियस पर्सन थी। और वह उस टाइम पे एक मेथड पर रिसर्च कर रही थी कि अगर इवन एंशिएंट इरा भी डिस्ट्रॉय हो गया और वो मर भी गई, फिर भी वो किसी तरह इस वर्ल्ड में आ सकती हैं या आ जाएं। ये सुन जो सारे डिसाइपल होती है यार वो तो उस लॉन्ग लाइफ फैमिली के काफ़ी शौक हो जाते हैं। वहीं उनके एल्डर फिर से बताते हैं कि अगर जो भी किंगी को हमारे फैमिली में रिक्रूट कर दिया तो उसे नेक्स्ट क्लैन लीडर की पोजीशन मिल जाएगी। और इसी बीच यार ऐसे ही जो र्यूमर होते हैं वो सीओ काफ़ी सुनने को मिलते हैं। सिर्फ एक ही एंशिएंट फैमिली नहीं यार यहाँ पे, बल्कि जो और भी एंशिएंट फैमिली थी तो वो का भी कुछ ऐसा ही प्लान होता है। हालांकि किसी ने डायरेक्टली किंगी पे एक्शन नहीं लिया था क्योंकि यार उन्हें डर था कि अगर सच में इमॉर्टल किंगवे इस वर्ल्ड में दोबारा अपीयर हो गए और अगर उन्हें पता चला कि उनके चुने हुए पर्सन के साथ इन सब का कुछ अलग ही प्लान चल रहा था, तब तो डेफिनेटली यार इमॉर्टल किंगवे जो है वो उन सारे इमॉर्टल एंशिएंट फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर देंगी। वहीं इधर सीहो जो था वो सोच रहा था कि यार क्या मुझे इमॉर्टल किंगवे को भी झेलना पड़ेगा। ये जब यार वो किंगी और यूनचन के रिलेशनशिप के बारे में सोचता है तो डेफिनेटली उससे और भी ज़्यादा हेडेक होने लग जाती है। वहीं इधर ये बात कि यूनचन और किंगी दोनों एक ही है और यूनचन की ही वो सेकंड बॉडी है, सब तो और भी ज़्यादा शॉक और स्पीचलेस हो जाते हैं। और गाइज ये बात सिर्फ एंशिएंट फैमिली वालों को ही पता चलती है क्योंकि यार उनकी पहुंच काफ़ी थी और डेफिनेटली यार वो इस बारे में उन्हें जान ही जाते हैं। पर ये जान वो सब काफ़ी शौक हो चुके थे क्योंकि अकेले किंगी की इतनी ज़्यादा पोटेंशियल थी, तो फ्यूचर में यार वो काफ़ी आगे जाएगी और अगर यार दोनों बॉडी उसकी मर्ज हो जाए तो यार इवन तो वो इमॉर्टल किंग को भी सरपास कर सकती है। फिलहाल इधर सब अपने अपने स्टडी में लगे होते हैं और उन सारे एंशिएंट टेक्स्ट को कंप्लेंट कर रहे होते हैं। तभी फोर्थ एल्डर एक और माउंटेन शेप का फर्नेस निकालते हैं जो कि काफ़ी बड़ा होता है और उस पर कई जगह निशान थे, थोड़ा बहुत वो डैमेज भी था। इधर सारे डिसाइपल का ध्यान फिलहाल उसी फर्नेस पे जाता है जो कि माउंटेन जैसा था और फिर यह उस फर्नेस के नीचे फ्लेम भी जो थी वो इग्नाइट हो जाती है। जैसे ही फ्लेम इग्नाइट होती है काफ़ी सारा डिवाइन लाइट उस फर्नेस से निकलता है और उसके बॉडी के क्रैक से इमोर्टल मिस्ट रिलीज होने लग जाती है। काफ़ी लोग यार एल्डर से उस फर्नेस के बारे में पूछते हैं। एल्डर उन्हें बताते हैं कि ये एक पील रिफाइनमेंट फर्नेस है जो कि हमें इमॉर्टल केव से मिली थी। ये सुनते ही बहुत से डिसाइपल काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं और साथ ही ये पूछते हैं कि आखिर वो इस फर्नेस को बाहर क्यों निकाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फर्नेस में अभी भी डिवाइन मेडिसिन है। फोर्थ एल्डर बताते हैं कि तुम लोगों ने सही गेस किया, इस पील फर्नेस में अभी भी कुछ इमॉर्टल पील है जो कि तुम लोगों की काफ़ी हेल्प कर सकती है इमॉर्टल आर्ट को सीखने में। खासकर इसमें एक वेसल क्लिनजिंग पील है जो तुम्हारी हेल्प करेगी इमॉर्टल टेस्ट को ईजिली कंप्लीट करने में। ये सुनते यार पूरे लोगों के बीच यानी जो सारे डिसाइपल थे उनके बीच कमोशन क्रिएट हो जाती है। पर एल्डर तुरंत ही सबको वार्न करते हुए बोलते हैं ये पिल उसी को मिलेगी जो इसके काबिल होगा,
यानी तुम में से जो पावरफुल होगा और उसे कैपेबल होगा उसे कोई अपील मिल सकती है। ये सेंटेंस सुनते ही यार अब सारे जो डिसाइपल होते हैं एक दूसरे से काफ़ी मतलब दूरी बना लेते हैं, उनके बीच काफ़ी इंटेंस माहौल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यार अब उन्हें उस पील के लिए एक दूसरे से फाइट करना पड़ेगा और जो जीतेगा वही उस पील को मतलब ले सकता है या उसे ऑप्टेन हो सकता है। तभी यार इधर एक बंदा तुरंत ही उस पील फर्नेस की तरफ काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ता है ताकि वो उस पील को ले सके। पर यार पीछे से टिन क्रॉन किंग होता है, अपना एक अटैक उस पर करता है। जो उसके ड्रैगन फिस्ट अटैक होती है वहाँ से एक ड्रैगन रिलीज होती है जो कि उसकी तीनों मॉडर्न एनर्जी से मिलकर बनी थी, और वो बंदा एक ही अटैक में धराशायी हो जाता है। मरता तो नहीं बट वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर हो चुका था। टेन क्रॉकिंग अब काफ़ी स्पीड में उस पील फर्नेस के पास जाता है। चूहा भी यार खड़े होते हुए ये सब देख नहीं सकता था और वो भी उस पील फर्नेस की तरफ काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ता है। फिलहाल वांगशी, लुओतो, स्वानकुंग, याओये, एक जाइल इमोर्टल, इस सारे टॉप के जो बंदे होते हैं वो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं किसी की हिम्मत नहीं थी कि यार वो पील फर्नेस के अंदर जाकर उस पील को ले सके, क्योंकि ऐसा करने में यार अभी के लिए जो ही बंदा होगा वो सारे टॉप एक्सपर्ट का मतलब टारगेट बन जाएगा, और कोई फिलहाल या डायरेक्ट उस पील फर्नेस में एंटर नहीं करता। वहीं जैसे यार सीजो यहाँ पे आता है सारे लोग उसे ही घूमने लगते हैं, मानो उन सब ने एक अलायंस क्रिएट कर ली है और एक साथ मिलकर वो सीजो को निपटाने को देख रहे थे। फिलहाल यार सीजो खुद आगे नहीं जाता और मोदाओ को रास्ता क्लियर करने को बोलता है। वहीं अब बाकी सब जो थे यार मोदाओ को रोकने आगे बढ़ते हैं, पर सभी सीजो पे भी ध्यान दे रहे थे। वहीं अपना जो सीजो होता है ट्रू मास्टर की तरफ अपना हाथ पीछे रखते हुए मस्त खड़ा होता है। तभी किंगी भी यहाँ पे आ जाती है और उसे देख लू तो उसे इनवाइट करता है अपने साइड। तभी सिंह भी यार किंगी को मतलब अपने साथ उस पील फंडस में एंटर करने के लिए बोलता है। इतने में यार कुछ एक्सपर्ट जो होते हैं वो सिंह से फाइट करने के लिए आगे आते हैं और उसे चैलेंज करते हैं, क्योंकि बहुत से डिसाइपल जो थे अकेडमी में सिंह के ट्रू स्ट्रेंथ को खुद मतलब देखना चाहते थे, क्योंकि अभी तक जब से सिंह इमोर्टल बैटलफील्ड से लौटा था उसके पावर के बारे में सब लोगों ने बस सुन रखा था कि उसने 3 हेडेड स्पाइडर किंग और वॉइड बीस्ट किंग को मारा है, पर किसी ने उसकी ट्रू पावर को देखा नहीं था। और यार कुछ बंदे तो मानो उसे रहा नहीं जाता और वह सिंह से लड़ने आ जाते हैं। उन्हें यार सिंह की पावर देखनी थी। वहीं एक बंदा जिसने कि एक वायलेट गोल्ड कलर की हैट पहनी होती है वो सिंह को फाइट के लिए चैलेंज करता है, और उसने 2 इमोर्टल एनर्जी कल्टीवेट की थी। वो हैट जो होता है उसका वो भी एक स्पेशल टाइप का आर्टिफैक्ट लग रहा था, पर सिंह के कानों में यहाँ से मतलब जू तक नहीं रेंगता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मोदा को ऑर्डर करता है इन सबको निपटाने के लिए। ये देख यार जो वो हैट वाला बंदा था काफ़ी चिढ़ जाता है और सिंह को प्रोवोक करते हुए बोलता है, क्या तुम कायर हो, बस अपने सर्वेंट के पीछे छिपना जानते हो? मैं तुमसे फाइट करने के लिए चैलेंज किया हूँ, दम है तो मेरे सामने करो, दम है तो मेरा सामना करो। ये सुन सिंह बोलता है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, बाप को भेज। अगर तुम्हें मुझे चैलेंज करना है तो पहले जाकर 500 साल और कल्टीवेट करके आ, फिर तुम मेरे से बात करियो। ये सुन उस बंदे की तो शक्ल एकदम से उतर जाती है और वो गुस्से में सिंह पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही और भी जो डिसाइपल थे वो सिंह को उकसाते हैं ताकि वो खुद ही फाइट करे, और उन सब की बातों को इग्नोर करते हुए जो मोदा होता है वो सिंह उसको बोलता है उन सबको निटाने के लिए। इधर मोदा और वापस जो था वो सिंह के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिलहाल उसकी बॉडी से काफ़ी इमेंस प्रेशर रिलीज होती है और आंखों में एक अलग ही लाइटनिंग शाइन करती है। ये देख यार जो वो हैट वाला बंदा था उसकी तो शक्ल बन जाती है, पर वो पीछे नहीं हटता। उल्टा यार वो मोदा को सिंह के खिलाफ भड़काने लग जाता है। वो मोदा को बोलता है कि मोदाओ, तुम इतने पावरफुल हो, भला तुम उस जैसे वीक बंदे के सर्वेंट कैसे बन सकते हो? मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो कब का खुद को मार देता। अच्छा हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारी जो सोल है उसको एक आर्टिफैक्ट के थ्रू वो कंट्रोल कर पा रहा है, और अगर तुम चाहो तो हम उसे डील करने में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। पर मोदा कुछ बोलता नहीं, और वह कैसे और यार वो यहाँ पे कई सारे एंशिएंट कैरेक्टर से डजन्स ऑफ फिल्म फिनिक्स को कंडेंस करता है। ये देख बाकी सब काफ़ी हैरान हो जाते हैं और काफ़ी शौक भी, क्योंकि मोदा ने यार इतने कम टाइम में इतने सारे एंशिएंट कैरेक्टर को कंप्लीट कर लिया था। फिलहाल वो सारे फ्लेम फिनिक्स उस बंदे की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर इसके काउंटर में जो बंदा होता है एक बोन मिरर यूज करता है। पर जैसे ही वो इस मिरर को एक्टिवेट करता है वो सारे जो फ्लेम फिनिक्स होते हैं उस मिरर के अंदर गायब हो जाते हैं। और यार जो मोदा की अटैक होती है वो बंदा मोदा के खिलाफ ही यूज करता है, क्योंकि यार उस मिरर की जो हेल्प से वो बंदा था उन सारे फ्लेम फिनिक्स को फिर से मोदा की तरफ लॉन्च कर देता है। ये देख सभी लोग काफ़ी हैरान हो शौक हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइप की ट्रेजर सच में काफ़ी रेयर और प्रीशियस होती है। फिलहाल जो सीजा होता है ये देख समझ जाता है कि डेफिनेटली किसी ने सीक्रेटली इस बंदे को मिरर दिया होगा ताकि वो सीजा के ट्रू पावर को चेक कर सके, क्योंकि यार मोदा ने 3 इमोर्टल एनर्जी कल्टीवेट की है और सामने वाला बंदा 2 ही।
फिर भी मोदा को वो अच्छे से हैंडल कर पा रहा था उस ट्रेजर की वजह से। इधर अब वो सारे जो फ्लेम फिनिक्स होते हैं मोदा की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर मोदा को स्वॉर्ड रेडियंस रिलीज करता है और उन सारे फ्लेम फिनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं अब वो और कोई टेक्निक नहीं यूज करता, सीधा उस बंदे की तरफ आगे बढ़ता है उसे क्लोज फाइट करने के लिए। पर वो बंदा अपने मिरर से मोदा पर अटैक करता है। उसकी जो मिरर होती है यार, वो सिर्फ ओपोनेंट के अटैक को ही ऑब्जॉर्व कर उसके खिलाफ यूज नहीं करती, बल्कि वो खुद का भी अटैक कर सकती थी। उस मिरर से यार अब कई सारे जो गोल्डन क्रो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, पर फिर भी जो मोदा था वो उसको इंजर्ड नहीं कर पाती। इधर जो मोदा होता है बस उस बंदे को काफ़ी करीब आ चुका था और वो अपना एक फिश अटैक उस बंदे पर करता है। इससे बचने के लिए जो बंदा होता है अपने मिरर से खुद को प्रोटेक्ट करता है, पर उस मिरर पे अब क्रैक आने लग जाती है और वो देखते देखते वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर जैसे यार वो मिरर डिस्ट्रॉय होती है, उसमें से एक शार्प डिवाइन ब्लेड रेडियंस मोदा की तरफ शूट होती है। इधर उसी टाइम शिवा पे भी यार एक पपेट अटैक करने आगे बढ़ता है और साथ में 4 और बंदे उससे फाइट के लिए आगे आते हैं। उन चारों बंदे के पास कोई ना कोई ट्रेजर्स होता है। देख के साफ पता चल रहा था कि यार कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है ताकि वो शिवा की रियल स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सके। इधर मोदा जो था उस ब्लेड अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और हैट वाले बंदे को उसके कमर के बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। यार मोदा उसे जान से तो नहीं मारता, क्योंकि वो जानता था कि एकेडमी के रूल के कारण वो उसे फिलहाल अभी नहीं मार सकता। नहीं तो डेफिनेटली यार अब तक जो था मतलब मोदा उस बंदे का कब का काम फिनिश कर चुका होता। वहीं अब वो तुरंत ही शिवा के साइड आ जाता है, पर इसी बीच जो शिवा होता है मोदा को रोकते हुए बोलता है, लगता है इस बार मुझे ही फाइट करनी होगी, वरना ये सब ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। फिलहाल जो शिवा होता है वो आगे बढ़ता है और उस पपेट से कोलाइड करता है। दोनों की जो फिस्ट कोलाइड करती है और मानो मेटल कोलिजन की आवाज़ आती है। सभी यार शिवा के फिजिकल स्ट्रेंथ को देख फिर से सरप्राइज हो जाते हैं। अभी के लिए शिवा ने अपने सिंगल हेवनली पैसेज को भी एक्टिवेट कर दिया था और जो यार उसकी सिंगल हेवनली पैसेज होती है वो उसके बॉडी पे किसी आर्मर की तरह चिपकी हुई थी। वहीं उस पपेट का जो हाथ था वो तो यार शिवा का अटैक से काफ़ी डैमेज हो जाता है। वही जो 4 बंदे होते हैं उनमें से एक तो यार ऑक्स टाइप बीस्ट होता है, एक जो था उसमें 3 हेडेड लायन था, एक कछुआ था और एक सेंटीपीड। चारों जो होते हैं वह शिवा पर चारों ओर से अटैक करते हैं। साथ ही जो उनकी आर्टिफैक्ट थी वो भी काफ़ी अनऑर्डिनरी लग रही थी। पर शिवा भी यार बस अपने फिजिकल बॉडी के पावर से उन चारों बंदों को धूल चटा देता है। उसकी यार एक ही किक में जो लायन बीस्ट होता है उसके टुकड़े कर देता है वो। साथ ही वो ऑक्स और सेंटीपीड को भी जो शिवा था ब्लडी पेस्ट में बदल देता है। और टर्ट्राइड जो होता है उसका तो शिवा मतलब मानो क्या ही बनाओ। जो उसकी जो सेल होती है गाइस, कछुए के जो ऊपर की सेल होती है, शिवा एक मुक्के में उसका सेल जो था उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन जो उसकी बॉडी होती है वहाँ भी एक बड़ा सा होल हो जाता है। देखते देखते शिवा ने यार सब एक ही झटके में पेल दिया था। चारों बंदे जो थे वो एकदम चित हो जाते हैं। और इवन शिवा ने अब तक अपनी मैजिकल फोर्स को भी यूज़ नहीं किया था, सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी की हेल्प से। वहीं यार इधर जो वो हैट वाला बंदा था जिसने कि मोदा से फाइट की थी और मोदा ने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, वो फिर से मतलब अपनी बॉडी को रीग्रो कर चुका था। पर इतने में शिवा जो था फिर से काफ़ी ज़ोर से एक किक मारता है और जो हैट वाला बंदा था उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, सिर्फ उसका सर बचता है। इधर शिवा की यार इस टाइप के पावर को देख सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी शिवा इन सब से निपटने के बाद कोल्ड वॉइस में बोलता है, अगर तुम सब कंटेंट से क्लियर नहीं हुआ है तो आकर टेस्ट कर सकते हो। मेरी पावर को चेक करने के लिए इन कचरों को सेंड करने की क्या ज़रूरत है। वहीं यार ये सुन अब कुछ फैमिलियर आवाज़ आती है। ये सब और कोई नहीं है, वांगशी, लूतो, प्रिंसेस चावजे ये सब होते हैं। फिलहाल यार वो शिवा के सामने आते हैं। लूतो जो था यार शिवा को देख बोलता है, दाओ ब्रदर, सच में तुम काफ़ी पावरफुल हो। तुम जैसा बंदा जरूरी कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा, वरना तुम जैसा स्ट्रांग बंदा उसके बारे में हमें ना पता, ये तो काफ़ी अनऑर्डिनरी सी बात है। तुम्हारे पावर को देख अब मैं भी तुम्हारे पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ। फिलहाल यार जो मोदा था वो भी यार शिवा के पास आकर खड़ा हो गया था और इन सबको घूर रहा होता है। फिलहाल यहाँ पे सारे जो थे मतलब वैसे फाइट के लिए साथ आ गए थे। वही यार ऐसे सिचुएशन को देख अब जो बाकी सारे डिसाइपल होते हैं वो काफ़ी दूर हट जाते हैं, क्योंकि यार सबको पता था कि अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग और टेरिफाइंग बैटल होने वाली है। एकेडमी के अलग जो सारे एक्सेप्शनल जीनियस है वो इस बंदे से फाइट करने वाले हैं। और ऐसे में अगर वो सब इनके बीच मतलब इनके फाइट के बीच आ गए थे यार, वो सब बिल्कुल घुन की तरफ ही जाएंगे। वहीं यार इधर लूतो को बोलने से पहले ही मोदा उसे बोलता है, अगर तुम्हें शिवा से फाइट करना है तो पहले मेरे से फाइट करना होगा। फिलहाल जो यार लूतो होता है वो शिवा के साइड उसे देख बोलता है उसे फाइट करने के लिए, पर शिवा जो देख एक एरिस मार के देता है। इतने में यार जो मोदा था आगे बढ़ता है और उसे एक हाथ में और यार उसके एक हाथ में गोल्डन वॉर स्पीयर होती है तो दूसरे हाथों में एक गोल्डन ड्रैगन स्नेक टाइप ब्लेड थी। वो यार अपने तीनों इमॉर्टल एनर्जी को अब एक्टिवेट कर लेता है। फिलहाल यार मोदा के पावर को देख सभी एक टाइम के लिए शॉक हो जाते हैं, क्योंकि भले यार मोदा जो था वो शिवा का सर्वेंट था, पर पावर के मामले में वो अकेडमी के इन सुप्रीम जीनियस से बिल्कुल भी कम नहीं था, इवन पावरफुल भी उसे कह सकते हैं। वहीं इधर जो लूदो होता है वो भी जब आगे बढ़ता है उसके सर के ऊपर एक ट्री अपीयर होती है
जो कि उसने अपनी इमोर्टल एनर्जी से कंडेंस कर बनाई थी। दोनों यार आपस में टकराते हैं, मानो एक ड्रैगन और एक फिनिक्स आपस में फाइट कर रहे हो। चारों तरफ क्योटिक एनर्जी फैल जाती है। वहीं इधर अब स्वानकुंग जो था वो शियो को फाइट के लिए बोलता है, पर शियो ये देख फिर से एक स्माइल करता है, क्योंकि यार वो ऑलरेडी स्वानकुंग से फाइट कर चुका था इमोर्टल बैटलफील्ड में। उस वक्त उसकी जो अपीयरेंस थी वो चेंज थी। पर तभी वांगसी जो होती है बीच में इंटरप्ट करते हुए शियो से फाइट के लिए बोलती है। ये देख जो सारे लोग थे हैरान हो जाते हैं, पर सभी जानते थे कि यार इसका कारण क्या है, क्योंकि जब से शियो ने यार वांग फैमिली के वालों की बेइज्जती की है और उनके यार स्लेव डायमंड बैंड को डिस्ट्रॉय किया है, वही वांगसी की भी जो शियो था उसने काफ़ी इंसल्ट की थी। साथ ही यार वांगसी का नाम जो था वो काफ़ी बदनाम हुआ था। इन सब का कारण शियो ही था। इसलिए जो यार वांगसी होती है वो शियो से रिवेंज लेना चाहती थी। वांगसी शियो को बोलती है, आखिर कौन हो तुम? ये सुन शियो जो था एक स्माइल के साथ बोलता है, क्यों तुमने ही तो मुझे अपना दाव फ्रेंड बनाया था। वांगसी फिर से बोलती है, मेरा मतलब है कि तुम आए कहाँ से हो, तुम्हारी टेंशन क्या है? तुमने पहले मेरी फैमिली की इंसल्ट की और फिर मेरा नाम खराब किया। ये सुन शिवा बोलता है, अरे रुको रुको, पहली बात तुम्हारे वांग फैमिली वालों ने मुझे फोर्स किया था, फिर उन्होंने मेरे साथ गलत किया, और रही बात तुम्हारी इंसल्ट की, तो हम तो बस कल्टिवेशन कर रहे होते हैं, और तुमने तो बाद में आकर सबको क्लियर भी कर दिया था, तो इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? ये सुनिए वांग से थोड़ा और चिढ़ जाती है। शिवा बोलता है, ज़्यादा फालतू की बात करने की जगह नहीं मेरे पास। शिवा बोलता है, फालतू बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है, अगर तुम्हें फाइट करना है तो फाइट करते हैं। ये सुन वांगसी बोलती है, अच्छा ऐसा है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी जो एरोगेंस है वो आती कहाँ से है। फिलहाल ये वांगसी जो होती है वो आगे बढ़ती है और उसके चारों तरफ वर्ल्ड में सिल्वर लोटस अपीयर होते हैं, और फिर वो किलिंग इंटेंट के साथ सुजा पर चार्ज करती है। वहीं जो उसकी सिल्वर लोटस होती है उसकी पंखुड़ियाँ एक शार्प ब्लेड में चेंज होकर मानो शिजो की तरफ आगे बढ़ती है। शिजो पर काफ़ी सारे ग्रीन लीफ से उन सारे पंखुड़ियों पर ब्लॉक कर देता है, उस पर अटैक करता है। ये यार उसकी विलो गॉड की टेक्निक थी। और जो वो सारे ग्रीन लीव्स होते हैं वो शिजाओ ने उन सारे लोटस फ्लावर को इजीली उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही यार वो वांगसी को टीच करते हुए बोलता है, अरे जरा ध्यान से, कहीं तुम मेरे हाथों पकड़ी ना जाओ। वहीं अब वांगसी जो होती है एक ब्लैक शॉर्ड निकालती है, पर देखते ही देखते वो जो ब्लैक शॉर्ड होती है वहाँ से मल्टी कलर रेडियंस बाहर आती है। वो एक्चुअली में एक डार्क इमोर्टल गोल्ड शॉर्ड थी, जैसे कि यार उसकी फैमिली वालों ने कई सारे ट्रेजर्स और डार्कनेस इमोर्टल गोल्ड से फोर्स किया था। ये ट्रेजर सच में काफ़ी ज़्यादा रेयर और एक्सेप्शनल थी, और वांगसी के हाथों में ये स्वॉर्ड थी। इसका मतलब साफ था कि यार उसकी वांग फैमिली में वांगसी की क्या ही रेपुटेशन होगी। यार उस स्वॉर्ड को देख अब बाकी जो सारे लोग थे काफ़ी हैरान और सरप्राइज हो जाते हैं। वहीं सीधा भी उस स्वॉर्ड में डार्कनेस इमोर्टल गोल्ड को देख उसके फेस पर एक एविल स्माइल आ जाती है, क्योंकि अगर वो चाहे तो अपने एवर लास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड से उसके स्वॉर्ड को ब्रेक कर सकता है और उसके इमोर्टल गोल्ड को एब्जॉर्ब कर सकता है। पर फिलहाल जो सीजा होता है अपने डिवाइन एबिलिटी को यूज करता है, और वॉइड में काफ़ी बड़ा सा हाथ अपीयर होता है, और वो धीरे धीरे वांगसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। सीजा था यार वांगसी को ट्रैप करना चाहता था। वांगसी अपने स्वॉर्ड से उस बड़े से हाथ पर अटैक करती है। हालांकि वो जो हैंड होता है वो वांगसी के अटैक से डैमेज तो होता है, पर उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वही अब उस बड़े से हाथ की फिंगर से अब काफ़ी सारी लाइटनिंग भी शाइन करने लगता है, और एक लाइटनिंग चेन रिएक्शन जैसा अटैक जो था वो वांगसी की तरफ आगे बढ़ता है। फिलहाल इस टाइप की लाइटनिंग पावर को देख वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी सच में यार एकदम से दहल जाते हैं। इवन प्रिंसेस जॉय भी काफ़ी सीरियस हो जाती है। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि यार कोई इस लेवल का अटैक कैसे कर सकता है। वांगसी तो यार वॉल में छिप गई थी ताकि वो लाइटनिंग से खुद को बचा सके, वरना उसकी हालत काफ़ी बुरी होने वाली थी। वहीं अब वो अपना एक स्वॉर्ड वहीं वो अपना एक सुप्रीम शॉट टेक्निक यूज करती है, स्काई शैटरिंग स्टाइल। इस बार उसके अटैक से जो बड़ा सा वो हाथ होता है उसके टुकड़े हो जाते हैं, पर जो लाइटनिंग थी यार वो बारिश की जैसे वांगसी पर टूट पड़ती है। वांगसी भी इतने सारे लाइटनिंग से खुद का प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। हालांकि जो उसकी स्वॉर्ड कोड थी जो काफ़ी स्पेशल थी, वो कई सारे लाइटनिंग अटैक को रिजॉल्व कर रही होती है, पर यार एक साथ वो हज़ारों लाइटनिंग रेडियंस को भला कैसे रुक सकती थी। भी जो कुछ लाइटनिंग अटैक होती है यार वो वांगसी को हिट करती है, और इवन जो सीजो था वो जानबूझकर उसके स्वॉर्ड में लाइटिंग रेडियंस को भेजता है, और उसके स्वॉर्ड से वो होते हुए लाइटिंग होती है वो वांगसी के बॉडी को हिट करती है। पर फिर भी वांगसी काफ़ी सीरियस इंजर्ड नहीं होती, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं। वो अपना क्लैन का सबसे टॉप डिवाइन एबिलिटी कियोस काल्मिंग आर्ट यूज करती है। ये नाम सुनते ही वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी की मानो आंखें खुली खुली रह जाती है। सभी काफ़ी शॉक और स्पीचलेस हो जाते हैं, क्योंकि यार ये वांग फैमिली के टॉप डिवाइन आर्ट है, और इसे कल्टिवेट करना इतना मुश्किल है कि इवन वांग फैमिली के पिछले 13 जनरेशन से अभी तक कोई भी इस आर्ट को कल्टिवेट नहीं कर पाया, पर वांगसी ने इसे कर लिया था, जिस कारण सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शौक और हैरान होते हैं। वहीं जैसे यार वांगसी इस आर्ट को रिलीज करती है वर्ल्ड में काफ़ी अनयूजुअल फिनोमेनन होने लग जाते हैं, और उसकी जो डार्कनेस स्वॉर्ड होती है वो आसमान में उड़ती हुई जाती है और वहाँ एक ह्यूमनॉइड फॉर्म ले लेती है।
साथ ही वहाँ पे कई सारी डिवाइन विशेष बर्ड्स और बीस्ट अपीयर होते हैं। और जो ह्यूमनॉइड क्रिएचर होता है, मानो अपने हाथों में उस स्वॉर्ड को पकड़े हुए, पूरे यार कियोस को एकदम अपने स्वॉर्ड से शांत करता है। एक अटैक में पूरे हेवन और अर्थ को मतलब मानो बीच से चीर दिया हो। और जो ह्यूमनॉइड फिगर होता है वो अपने स्वॉर्ड से एक काफ़ी भयंकर वाला अटैक शिवा की तरफ आगे करता है। वहीं जो अब शिवा होता है वो भी अपने कुंफेंग के ट्रू पावर को यूज करता है और उसके एक हाथ बिल्कुल ब्लैक इंक टाइप हो जाती है, तो वहीं जो उसका दूसरा हाथ था एकदम गोल्डन कलर का हो जाता है। वो अपनी कुंफेंग की यार यिंग और यांग डोमेन को यूज करता है। जैसे ही शियाओ अपने ब्लैक हैंड से अटैक करता है, एक काफ़ी बड़ा ब्लैक कुंफेंग फिश अपीयर होता है। वहीं उसे गोल्डन एरिया से गोल्डन पेंग फिश दोनों मिलकर यार यिंग और यांग का फॉर्मेशन करती है। और गाइस यहाँ पे शियो था यिंग और यांग के दाव एसेंस को यूज कर रहा होता है, क्योंकि गाइस आपको भी पता है कि यिंग और यांग इस नेचर के सबसे सिंपल एसेंस है, पर उसी से सबसे कॉम्प्लेक्स एसेंस का जन्म होता है। हर एक चीज़ लाइट और डार्कनेस से मिलकर बनी है। पूरे यूनिवर्स में लाइट है तो डार्कनेस है, दोनों यार एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। वहीं जैसे ही शिजाओ अपने कुंफे टेक्निक के यूज करता है, वांगची की जो कियोस कार्विंग आर्ट होती है शिजाओ कुछ नहीं कर पाती। शिजाओ उसे ब्लॉक कर देता है। इवन वांगची भी जो थी वो कई स्टेप पीछे हट जाती है। इधर ये देख वांगची का तो एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि यार ये कैसे हो गया। उसे ही क्या, सारे जो लोग होते हैं यहाँ पे फिलहाल सभी एक साथ बोलते हैं कुंफन टेक्निक। वही जो अपना शिया होता है इधर अपने फिस्ट अटैक से उससे इमोर्टल गोल्ड जो से इमोर्टल गोल्ड स्वॉर्ड होती है उस पर अटैक कर देता है। वही वांगची तो यार ये देखो और भी हैरान हो जाती है कि शियो को कुछ नहीं हुआ, जबकि उसकी स्वॉर्ड थी वो इमोर्टल गोल्ड से बनी है। और गाइस आपको ही पता है कि जो इमोर्टल गोल्ड है उसको ब्रेक करना लगभग इम्पॉसिबल ही है। इवन शियो ने अपने फिजिकल हैंड से उसके स्वॉर्ड को यार मतलब उस पर हिट किया था, तब भी जाकर शियो की बॉडी होती है, शियो की जो फिस्ट थी उस पर कुछ मतलब उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। क्योंकि गाइस जो शियो होता है उसने अपने फिस्ट पे यिंग और यांग की जो इम्प्रिंट थी उसको फॉर्म कर लिया था। वहीं इधर वांगची जो थी फिर से अपना केओस कार्विंग आर्ट यूज करती है। शियो भी यार इस आर्ट के पावर को देख एक टाइम के लिए सरप्राइज हो जाता है। वो फिर से अपने यिंग और यांग के पावर को यूज करता है। दोनों फिर से काफ़ी स्पीड में लाइटनिंग बोल्ट के समान एक दूसरे से क्लैश करते हैं और फिर दूर हट जाते हैं। वहीं इधर प्रिंसेस राव भी यार वांगची की कियोस कार्विंग आर्ट को देख सरप्राइज होती है। उससे भी नहीं लगा था कि यार वांगची ने इसे कल्टिवेट कर लिया होगा, क्योंकि उसने मॉडल बैटलफील्ड में इसे यूज़ नहीं किया था। तो इस पर स्वान किंग बोलता है मुझे लगता है शायद उसने रिसेंटली इस आर्ट को कंप्लेंट किया होगा और शायद इस कारण वो सियाओ से फाइट के लिए भी इतना ज़्यादा उछल रही थी। इधर ट्रेन क्रॉन किंग जो था वो भी यार वांगची के कियोस कार्विंग आर्ट की तारीफ करता है। हालांकि एक और इसके ऐसा सिमिलर आर्ट आउटर वर्ल्ड में है, पर वो यार वांग फैमिली के आर्ट से काफ़ी लो है। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो डैमेज आर्ट है। वहीं इधर सब जो होते हैं वो सियाओ के कुंफन टेक्निक को देख और भी ज़्यादा शौक हो रहे थे, क्योंकि यार पूरे 9 हेवन और 10 अर्थ में बस गिन चुनकर 4 ही लोग ऐसे हैं जिनको यह टेक्निक पता होती है। तभी टेन किंग जो होता है उसकी आंखें एकदम से चौंक जाती है, शाइन करने लगती है और वो बोलता है काफ़ी शॉक एक्सप्रेशन देते हुए, कहीं ये वही तो बंदा नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है। वही प्रिंसेस चावे भी बोलती है यार उस बंदे को तो युवान किंग ने ओरिजिन एजेंट मैन में सरप्रेस कर दिया था, क्या ये बंदा आखिर जिंदा कैसे बच गया, यहाँ पे कैसे आ गया। वही इधर किंगी उसके भी आंखों में यार एक अलग ही चमक होती है, वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाती है। वहीं इधर आसमान में दोनों तरफ काफ़ी इंटेंस बैटल हो रहे होते हैं। शीशो वांगचे केओस कार में आर्ट से काफ़ी प्रभावित होता है, क्योंकि अगर उसकी कॉम्फर्ट टेक्निक पीक लेवल तक इवॉल्व नहीं हुई होती वांगचे या केओस कार्विंग आर्ट को रोकना मुश्किल होता। वहीं शिजाओ कभी यिंग ओरा के डार्कनेस तो कभी यांग ओरा के गोल्डन एनर्जी के कारण ऐसा लग रहा था जैसे मानो यार गॉड और डेविल एक साथ बैटल कर रहे हों। वहीं अब वांगसी अपना कोई दूसरा एंशिएंट हेवनली आर्ट यूज करती है। शिजो फिर अपना सिक्स दाओ इनकार्नेट टेक्निक को यूज करता है। इधर जैसे ही शिजो सिक्स दाओ इनकार्नेट टेक्निक को यूज करता है, ये देख अब तो सारे लोग हक्के बक्के जाते हैं। इवन मोदाओ से फाइट करते हुए लूतो भी ये देख शॉक हो जाता है। सभी के मुंह से बस सेम आवाज़ निकलती है, सुप्रीम हॉल की डिवाइन टेक्निक। क्या क्या सुप्रीम हॉल का इनहेरिटर है, क्या यह बंदा सुप्रीम हॉल का इनहेरिटर है। वही वांगसी वो तो और भी ज़्यादा शौक हो जाती है। प्रिंसेस चावे का भी सेम हाल होता है। वहीं इधर अब दोनों कुछ एक भयंकर कोलिजन के बाद एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, पर तभी जो था अपना विलो ब्रांच से वांगसे पर अटैक करता है। और जो उसकी विलो ब्रांच होती है एक डिवाइन चेन की तरह वांगसे की बॉडी को जाकर जकड़ लेती है। वांगसे काफ़ी वांगसे काफ़ी ट्राई करती है, पर वो खुद को उस गोल्डन ब्रांच से फ्री नहीं कर पाती। इवन वो अपने शॉर्ट से भी कई सारे अटैक करती है, पर फिर भी जो वो गोल्डन ब्रांच होती है वो उसको कट तो करती है, पर जितने देर में वो कट करती है उतने देर में जो गोल्डन ब्रांच होती है वो फिर से मतलब रीजनरेट होकर वांगसे को वापस पकड़ लेती है, मतलब उसे उसको ट्रैप कर देती है। सुझाव यार देख बोलता है वांगसे को कि तुम अब खुद को फ्री नहीं कर सकते। इधर सारे लोग यार ये देख काफ़ी मतलब हक्के बक्के रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यार एक एंशिएंट क्लैन के टॉप जीनियस, एक ब्यूटी, उसको आज
शिजाओ ने ऐसे ही पकड़ लिया है। इधर वांगची खुद को विलो ब्रांच से फिट करने की कोशिश तो करती है पर नहीं कर पाती। इवन वो स्वॉर्ड जो था उसे अटैक करती है, पर जितना वो विलो ब्रांच को डैमेज करती कुछ ही सेकंड में वहाँ पे और भी सारे जो विलो ब्रांच थे वो अपेयर हो जाते हैं। फिलहाल जो वांगची होती है उन विलो ब्रांच से पूरी तरह से जकड़ी जा चुकी थी। तभी यार वो अपनी पूरी बॉडी को बर्न करने लगती है। उसके बॉडी से फायर इग्नाइट होने लग जाती है और जो उसकी 10 स्पिरिचुअल बॉडी थी वो वर्ल्ड में अपीयर होती है। उसकी 10 स्पिरिचुअल बॉडी होती है, कोई ना कोई डिवाइन बर्ड या बीस्ट थी। इसी मौके को देखकर वांगची खुद को उन विलो ब्रांच से खुद को फ्री कर लेती है। हालांकि इसका प्राइस भी उसे अपनी बॉडी को बर्न कर पे करना पड़ता है, पर यार वो एंशियंट फैमिली से बिलोंग करती थी तो उसके लिए अपनी पावर को रीगेन करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि यार उसके पास ऑलरेडी काफ़ी सारी रिसोर्सेज थी। वहीं अब वांगची अपने 10 जो स्पेशल बॉडी होती है उनसे शिवा पर अटैक कर देती है, पर शिवा भी अपनी स्पेशल बॉडी को प्रोड्यूस करता है और उसकी हर एक स्पेशल बॉडी उसकी टेक्निक से मर्ज होकर बनी थी। जैसे कि यार वहाँ पे एक लाइटनिंग स्पेशल बॉडी होती है, तो एक विलो ब्रांच से बनी हुई स्पेशल बॉडी, तो एक कुम्फेंग से सीजाओ एक कुम्फेंग सीजाओ यार अपनी टेक्निक को एक ह्यूमनॉइड फॉर्म दे दिया था। इधर बाकी सारे जो थे वो लोग तो ये देख काफ़ी हैरान और शौक थे, क्योंकि यार सीजाओ ने यार वांगची को इस लेवल तक फोर्स कर दिया था और सभी जानते थे कि यार वांगची भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से खुद को बचा नहीं सकती, क्योंकि शिजो के पास भी स्पिरिचुअल बॉडी है। वही अब वांगची जो होती है यहाँ से भागने को देखती है, पर शिजो भी उसे पीछा करता है और वो काफ़ी स्पीड में वांगची की तरफ आगे बढ़ता है। इधर शिजो का टेक्निक को देख अब काफ़ी सारे लोगों का यार डाउट होने लग जाता है। एक्चुअली में यार उन्हें ऑलरेडी जो था डाउट तो था ही, पर अब जो उनका डाउट होता है वो यकीन बदल रहा होता है कि ये डेफिनेटली हुआंग ही है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। दोनों की जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो कोलाइड करती है, वहीं काफ़ी सारा शॉक भी प्रोड्यूस होता है और वांगची की जो 2 स्पिरिचुअल बॉडी थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वहीं अब सब समझ गए थे कि यार ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हुआंग ही है। इस बात से सारे लोग थे वो और भी ज़्यादा शॉक और हैरान हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यार युवांग किंग के अकॉर्डिंग तो हुआंग को अब तक मर जाना चाहिए था, पर वो अभी सबके सामने था। इसी बात पर यार किसी को यकीन नहीं हो रहा था। वहीं अब सब वांगची के लिए वर्ried हो जाते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही शिजो ने वांग फैमिली को ऑफेंड किया था। वहीं उस वहीं उसके और वांगची के बीच ऑलरेडी कई सारे र्यूमर्स फैले हुए हैं। इस सिचुएशन में अगर वांग के हाथों पकड़ी गई तो डेफिनेटली वांगची के लिए और ही बुरा होने वाला है। वहीं इधर सभी लोग दोनों के बैटल को देख काफ़ी स्पीचलेस थे। इधर सभी को लगा था कि यार ये फाइट यहीं ख़त्म हुआ, पर उतने में ही यार एक काफ़ी भयंकर लेवल का प्रेशर रिलीज होती है और एक काफ़ी छोटा सा फिगर जो कि काफ़ी स्पीड में शिजो की तरफ आगे बढ़ती है। वो एक्चुअली में यार वांगची के प्राइमोरियल स्पिरिट होती है। और सबसे हैरानी और शॉकिंग बात तो ये होती है, वांगची की जो प्राइमोरियल स्पिरिट होती है वो एक्चुअली में यार एक स्वॉर्ड कोर होती है, मतलब स्वॉर्ड कोर में चेंज हो चुकी थी। वो जो स्वॉर्ड कोर होती है वो काफ़ी स्पीड से शिजो की तरफ आगे बढ़ती है। वहीं इसे बस कुछ ही लोग देख पाते हैं। उसी के बाद कोई भी वांगची के प्राइमोरियल स्पिरिट को नहीं देख पा रहा था, बस उसकी आफ्टर इमेज को छोड़कर। वो इतनी ज़्यादा फास्ट होती है। वहीं शिहो भी यार ये देख डेंजर फील करता है और वो भी तुरंत ही अपना कुम्फेंग विंग्स निकाल इसे डॉज करता है और भागने लगता है। वो जिग जैग पैटर्न में भाग रहा होता है, पर वांगची की जो प्राइमोरियल स्पीड होती है जो कि स्वॉर्ड कोर में चेंज हो गई थी वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। वहीं इधर प्रिंसेस चावे और बाकी सब उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है। किसी को नहीं लगा था कि यार वांगची के पास कुछ ऐसा ट्रम्प कार्ड होगा, क्योंकि अपने प्राइमोरियल स्पीड को स्वॉर्ड कोर में चेंज करना ये काफ़ी इम्पॉसिबल वाला काम था और एंशिएंट टाइम से काफ़ी रेयर ही लोग इससे कर पाए हैं। इस बात से जायो तो और भी ज़्यादा हैरान और स्पीचलेस होती है। अभी के लिए यार नो डाउट कि याविये लुगुतु इन सब की फट गई थी वांगची के पावर को देख, क्योंकि यार वो भी इस जैसे ट्रम्प कार्ड से खुद को बचा नहीं सकते थे और करते भी तो उन्हें इसके लिए काफ़ी बड़ा प्राइस पे करना पड़ता। वहीं यार सबको लगता है कि शायद अब हुआंग यानी अपना सिहाव नहीं बच पाएगा, क्योंकि उस शॉर्ट कॉर्ड से बचना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। एक बार अगर वो रिलीज हो गई तो सामने वाला बंदा उसका बचना काफ़ी मुश्किल है। पर तभी शीजो जो था वो भी अपना भागना बंद करता है, क्योंकि यार वो भी काफ़ी गुस्सा उसको आ गया था। वो अपना फिस्ट इम्प्रिंट फॉर्म करता है, उस पर वो अपने कुंफी टेक्निक विलो गॉड टेक्निक जो अपनी सारी प्रिंसेस टेक्निक होती है उसको मर्ज कर एक जोरदार पंच उस स्वॉर्ड कोर से टकराता है। जब शीजो की बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है और उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लग जाती है और जो उसका सुप्रीम ब्लड होता है अब वो एक्टिवेट होता है और एक साथ जो शिजो की तीनों इनर डिवाइन एबिलिटी होती है वो उसको शो करता है। हेवन कैलामिटी लाइट, रिनकार्नेट टेक्निक और उसकी थर्ड पावर जो कि बाकी दोनों सुप्रीम टेक्निक को एक साथ मर्ज करती थी। इधर अब एक काफ़ी खतरनाक लेवल की जो लाइट होती है वो रिलीज होती है। ये अटैक शिजो जो था वो उन तीनों सुप्रीम टेक्निक को मर्ज कर बनाया होता है। वहीं जो यार शिजो की अटैक होती है और वांगशी की जो प्राइमरी स्पिरिट होती है वो दोनों आपस में टकराती है। पहले तो यार वांगशी काफ़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि जो उसकी प्राइमरी स्पिरिट होती है वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। उसके हाथों में जो स्वॉर्ड होता है
उस पर क्रैक आ जाते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा जो था उसका स्वॉर्ड का वो टूट जाता है। वहीं इधर शिजाओ वो तो और ज़्यादा हैरान था, क्योंकि यार उसके रिनकार्नेट पावर से कोई नहीं बच सकता था। पर वांगची की जो प्राइमोरियल स्पिरिट थी उसको ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं हुआ था। वो एजेड नहीं हुई थी, मतलब उसकी जो उम्र थी वो बड़ी नहीं थी। बस उसके हाथों में जो स्वॉर्ड होता है वो थोड़ा डैमेज हो गया था। हालांकि यार इससे उसकी जो प्राइमोरियल स्पिरिट थी वो डैमेज तो हो गई थी और वांगची काफ़ी पैनिक कर जाती है और वो अब इस अटैक और अब वो इस अटैक को और भी नहीं फेस करना चाहती थी। इसलिए वो काफ़ी स्पीड में पीछे की तरफ भागती है ताकि यार वो अपने फिजिकल बॉडी में एंटर कर पाए। पर सुझाव भी रुकता नहीं, फिर से वो अटैक करता है। पर वांगची की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और जो उसकी प्राइमोरियल स्पीड होती है वो उसके बॉडी में एंटर कर जाती है। हालांकि वांगची की जो प्राइमोरियल स्पीड थी वो डैमेज होने के कारण अब वो काफ़ी इंजर्ड हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो सुझाव होता है वांगची के फिजिकल बॉडी को कैप्चर कर लेता है। इस बार वांगची चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही होती है, उसके मुंह के कोने से खून आने लग जाती है। वही वांगची जो थी, मतलब वही जो अपना शीजा होता है जो वांगची को बोलता है कि तुम हार गई। इधर बाकी सबके तो आंखें एकदम खुली खुली रह जाती है, क्योंकि शिजोन यार एक हेवनली जीनियस उससे भी ज़्यादा मतलब वांग कंपनी को टॉप पर यानी वांगची को कैप्चर कर लिया था। जो बात यार पूरे अकेडमी में आग की तरफ फैल जाती है। इधर जो अपना शिजा होता है वो भी अब आराम से अंगड़ाई लेते हुए अपना ट्रू अपीयरेंस सबके सामने अपीयर करता है। पहली बार था कि जब शिहो ने जब से एकेडमी में एंटर किया था, अब जाकर वो अपनी रियल आइडेंटिटी को रिवील किया था। सभी यार हुआंग को देख काफ़ी शौक और स्पीचलेस हो जाते हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में तो यार हुआंग का जो इमेज था वो एक बर्ली मैन जैसा था। पर एक्चुअली में जो था वो काफ़ी यंग और हैंडसम था और वो मात्र 20 साल का था। यहाँ पे तो यार सबसे यंग था, क्योंकि और यार यहाँ पे जो सुझाव होता है सबसे यंग था। अगर वांगची और यायो दूतों के कंपेयर करें तो तो फिर भी जो सुझाव होता है वो उन सबसे मतलब कुछ साल जो था वो यंगर ही था। वही जो अपना सुझाव था सबको देखते हुए बोलता है, किसी को और फाइट करना है। फिलहाल वो फर्नेस के पास आकर खड़ा हो गया था। वहीं उधर मोदा और लूतो वो भी अपने फाइट मतलब बंद कर देते हैं। मोदा भी यार शिजो के साइड आ जाता है। इधर किंगी शिजो की तरफ अपना हाथ मतलब हिलाती है। वहीं युनचन का भी एक्सपीरियंस यार काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और वो खुद में बोलती है, ये बंदा ये अभी तक मरा नहीं, यहाँ भी आ गया। वहीं फिलहाल बहुत से लोग जो थे वो काफ़ी मतलब उनका डिफरेंस एक्सप्रेशन होता है। वहीं प्रिंसेस चावे वो तो बोलती है, भला अब फाइट करने में क्या ही फ़ायदा। जी हाँ, मैं तुम्हें सीरियसली इनवाइट करना चाहती हूँ अपने फैमिली में, और गिफ्ट के तौर पे वांग फैमिली की पर्ल वांगसी कैसी रहेगी। फिलहाल यार वो मजाक कर रही होती है, पर वांगसी का जो एक्सपीरियंस था वो ये सुन काफ़ी अग्री हो जाता है, क्योंकि पूरे 9/10 अर्थ में उसकी ब्यूटी और टैलेंट का यार कोई जवाब नहीं था। और वो काफ़ी मतलब उसका स्टेटस था वो काफ़ी ऊपर था। पर यार लिटरली आज वांग से वो हार गई थी और इवन अब वांग मतलब याओ थी उसकी बेइज्जती कर रही होती है और वांग ने उसे कैप्चर कर लिया था, जिस कारण जो वांगची थी उसे काफ़ी मतलब शर्मिंदगी फील हो रही थी, मतलब काफ़ी उसे ह्यूमिलेशन फील हो रहा था। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।